अगर आप तो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और आपके सामने तो ओवरवेलमिंग मेन्यू है तो आपके लिए कंफ्यूज होते हैं कि आप तो जिससे शुरुआत करना चाहिए। म्यूचुअल फंड तो उसी तरह के होते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कैटेगरीज होते हैं और हर कैटेगरी का पर्पस तो अलग पड़ती है। इसी कारण के लिए आपको म्यूचुअल फंड चुनने के बारे में कन्फ्यूजन हो सकेंगे। आज यह वीडियो में हम तो क्रूशल कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत कर दिया जाते और वो होते कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से ग्रुप्ड होते हैं। अगर देखें तो मेनू कार्ड में आपका डिशेस तो जिस तरीके से कैटेगरीज में ग्रुप्ड होते हैं उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी ग्रुप्ड होते हैं। अगर आपको यह म्यूचुअल फंड दुनिया में उस ग्रुप और कैटेगरीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो आपके लिए आसानी पड़ती है कि जब आप रेस्टोरेंट में आपका फेवरेट डिश चुन कर दिया जाते उसी तरीके से म्यूचुअल फंड दुनिया में भी आप तो आपका आइडियल म्यूचुअल फंड चुन कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब यह कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छा तरीके से समझने के लिए हम तो खाने के साथ कंपेयर करते हैं जो ज़्यादा लोग इच्छा और पसंद करते हैं। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड तो एक बिग मार्केट की तरह होते हैं जिसमें ज़्यादा फूड स्टॉल्स होते हैं। ये तो एक तरीके का फन स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होते हैं। अगर आप बिजी मार्केट में देखें तो फूड एंथुसियास्ट ज़्यादा फूड एंथुसियास्ट तो स्पाइसी स्ट्रीट फूड को चुन कर सकेंगे और ज़्यादा फूड एंथुसियास्ट तो सिंपल स्नैक्स को भी पसंद करते हैं। अगर देखें तो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग वैरायटी भी मिलते हैं। म्यूचुअल फंड भी इसी तरह होते हैं। इसमें स्टॉल्स देखें तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर जो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स होना चाहते हैं तो वो तो स्पाइसी फूड और इसमें होते हैं कि इक्विटी फंड को चुनने की ज़रूरत पड़ती है। और जो इन्वेस्टर के लिए रिस्क और रिटर्न दोनों मॉडरेट में होना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टर तो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे जैसे सिंपल स्नैक्स। अगर देखें तो आप तो टाइम हॉरिजन के बारे में भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में अगर आप देखें तो अलग अलग इन्वेस्टर का नीड्स फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो वो तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे और जो इन्वेस्टर के लिए एक मॉडरेट रिटर्न्स कमाना है तो वो तो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसके साथ इन्वेस्टर के लिए हाइब्रिड फंड्स, लिक्विड फंड्स या ज़्यादा तरीके होने के कारण उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में म्यूचुअल फंड तो ज़्यादा चॉइसेस दे सकेंगे। जिस तरीके से एक आदमी तो फूड फेस्टिवल में उसका फेवरेट फूड के बारे में ढूंढते उसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसका मनी गोल्स पर ध्यान रखकर म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर दिया जाते हैं। ये तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग तरीके में होने वाले म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हुए वो तो सही म्यूचुअल फंड चुनने के बारे में सोचते हैं। हमारा इंडिया में देखें तो 1991 से पहले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं होता था क्योंकि वही समय मार्केट और इकोनॉमी तो जस्ट डेवलपिंग फेज में होता था। लेकिन पास्ट 2 डिकेड्स में देखें तो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज़्यादा ट्रमेंडस होने के कारण हम एज इन्वेस्टर्स ज़्यादा लकी होते हैं कि हम के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है। अगर आप देखें तो जब आप तो यह विषय के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं तो आपको क्लासिफिकेशन विषय के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंसाइट्स मिलना चाहते हैं तो आप तो यह आर्टिकल पढ़ सकेंगे और उस आर्टिकल का नाम होता है कि एवेल्युएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, हाउ सेबी इज सेफ गार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। जब आप यह आर्टिकल पढ़ कर दिया जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में होने वाले भरोसा तो इंक्रीज होते हैं। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगले हम देखें कि इंडिया में होने वाले डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप देखें तो इमेज आपके लिए जानकारी देते हैं कि इंडिया में जितने तरीके का म्यूचुअल फंड टाइप्स होते हैं। अगर आप देखें तो टोटल होते हैं कि 37। इसमें 11 इक्विटी होते हैं, 16 डेब्ट होते हैं, 6 हाइब्रिड होते हैं और 2 तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं। हम तो इक्विटी फंड कैटेगरीज वजह से शुरुआत करते हैं। इसमें होने वाले पहले चीज़ होते हैं कि इक्विटी फंड कैटेगरीज। जब आप सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कलेक्शन बनना है तो आप तो इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में समझने के लिए आवश्यक पड़ती है। अगर आप तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाते तो ये तो आपका इन्वेस्टमेंट डिश में एक जोड़ने वाले स्पाइस की तरह होते हैं क्योंकि ये तो बॉन्ड से भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए मौका तो दे दिया जाते हैं। इसमें देखें तो ये तो इन्वेस्टमेंट डिश में एक एक्साइटमेंट और फ्लेवर जोड़ने की तरह होते हैं। अगर आप समय से समय स्पाइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाते तो आपका डिश तो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। उसी तरीके से इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इसमें शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी पड़ती है, फिर भी ये तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको इन्फ्लेशन हेज भी होते हैं। इसकी अर्थ होता है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है आप तो इन्फ्लेशन के बारे में उतना चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है
क्योंकि ये तो राइजिंग कॉस्ट से भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दे सकेंगे और जिस तरीके से उसका परचेसिंग पावर भी रिटेन होते हैं। और अगर आप तो इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए होने वाले परचेसिंग पावर भी समय से समय इंक्रीज होते हैं, जो परचेसिंग पर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अब म्यूचुअल फंड में होने वाले सब कैटेगरीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले होते हैं कि लार्ज कैप फंड। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं कि लार्ज और की मिड कैप फंड। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो इसमें इन्वेस्टर तो मिनिमम 35% लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा होते हैं कि मिड कैप फंड। यह तो 100 से 250 तक होने वाले कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में होते हैं उसमें हो तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा होता है कि स्मॉल कैप फंड। जो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन में 250 से भी अबव रैंक्ड होते हैं उस कंपनीज में वो तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। चौथा होता है कि मल्टी कैप फंड। अगर देखें तो इसमें स्मॉल मिड और लार्ज ये तो डेफिनेट 25% मिनिमम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि डिविडेंड यील्ड। ये तो मिनिमम 65% ऑफ द टोटल असेट्स तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद होते हैं कि सेक्टोरल और की टीमैटिक फंड्स। इसमें देखें तो मिनिमम 80% ऑफ द टोटल असेट्स तो सेक्टर और टीम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद होते हैं कि ELSS। इसमें देखें तो मिनिमम 80% स्पेसिफाइड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें देखते तो मिनिमम 65% या तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड टाइप्स इन इंडिया में होने वाले अगले तरीके होते हैं कि डेब्ट फंड्स। डेब्ट फंड्स का प्राइमरी गोल होता है कि ये तो डाउनवर्ड ट्रेंड से बचने के लिए ज़्यादा प्रयास कर दिया जाते हैं और डेब्ट फंड्स भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऐड करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके से इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स को एक्साइट रखने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स और कैपिटल को अप्रिशिएट करने में मदद कर सकेंगे, उसी तरीके से डेब्ट फंड्स तो मार्केट टर्बुलेंस से इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित देने में प्रयास कर दिया जाते हैं। अगर इन्वेस्टर इक्विटी और डेब्ट में दोनों में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो ये तो बैलेंस स्ट्रैटेजी को उपलब्ध कर सकेंगे, जिसके वजह से उसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। इसी तरीके से ऑटो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके से उसके लिए थ्रिल और सिक्योरिटी दोनों मिलते हैं। अगर देखें तो ये थ्रिल और की सिक्योरिटी दोनों की आवश्यक पड़ती है अगर इन्वेस्टर तो यह अनप्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड में सक्सेस पाना है तो। डेब्ट फंड में भी इक्विटी फंड की तरह ज़्यादा सब कैटेगरीज होते हैं। पहले होते हैं कि ओवरनाइट। ये तो ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो एक दिन में मैच्योर होते हैं। दूसरा होते हैं कि लिक्विड। यह तो डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से उसका रेसिजुअल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 91 डेज और कि 3 महीने। तीसरा डेब्ट कैटेगरी होते हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें देखें तो ये तो डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये तो मैक्यूली ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं, जिसके वजह से इसका इन्वेस्टमेंट होते हैं कि 3 से 6 महीने तक। चौथा होता है कि लो ड्यूरेशन। ये तो भी डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और ये तो भी मैक्यूली ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं, जिसके वजह से इसका टाइम फ्रेम और की मैच्योरिटी टाइम फ्रेम होते हैं कि 6 to 12 मंथ्स। पांचवा होता है कि मनी मार्केट। ये तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसका मैच्योरिटी टाइम फ्रेम होते हैं कि 1 साल। नेक्स्ट होता है कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। ये तो भी डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और मैक्यूलेट ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो वजह से इसका मैच्योरिटी टाइम फ्रेम होते हैं कि 1 से 3 साल तक। नेक्स्ट होते हैं कि मीडियम ड्यूरेशन। ये तो भी डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसका टाइम फ्रेम होते हैं कि 3 से 4 साल तक। नेक्स्ट होते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ये तो भी डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसका टाइम फ्रेम होते हैं कि 4 से 7 साल तक। नेक्स्ट होते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें देखें तो डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और इसका टाइम फ्रेम होते हैं कि 7 ईयर्स से भी ज़्यादा। नेक्स्ट होता है कि डायनेमिक फंड। ये तो अक्रॉस ड्यूरेशंस इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये तो मिनिमम ए प्लस असेट्स में 80% इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि क्रेडिट रिस्क। इसमें देखिए तो मिनिमम 65% ऑफ द असेट्स तो हाई रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि बैंकिंग और की PSU। इसमें देखिए तो मिनिमम 80% ऑफ द असेट्स तो बैंक्स, PSU, PSI इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट होता है कि गिफ्ट, इसमें देखें तो 80% ऑफ द सर्च तो जी सेक अक्रॉस मेच्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि गिफ्ट 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, इसमें देखें तो मिनिमम 80% ऑफ द असेट्स तो जी सेक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और इसका मैक्यूले ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो होते हैं कि 10 साल। नेक्स्ट होते हैं कि फ्लोटर, यही लास्ट होते हैं और इसमें देखें तो 65% ऑफ द टोटल असेट्स तो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यह पीपीटी में होने वाले इमेज को उपलब्ध लेते हुए आपके लिए जिस डेब्ट फंड्स सूटेबल होते हैं उस डेब्ट फंड्स आप तो चुन कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड टाइप्स इन इंडिया में होने वाले अगले तरीके होते हैं कि हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स तो एक तरीके का फ्रूट सैलड की तरह होते हैं। इसमें देखें तो अलग अलग प्रोपोर्शंस में इन्वेस्टर के लिए एप्पल्स, बनानास और ग्रेप्स देने के लिए तो प्रयास कर दिया जाता है। इसी कारण के लिए स्किल शेफ की ज़रूरत पड़ती है जो यह अलग अलग प्रोपोर्शंस बाउल में मिक्स करते हुए ये तो अच्छा फ्रूट सैलड बना कर सकेंगे। इसी तरीके से एक स्किल फंड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है जब आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम हाइब्रिड कैटेगरीज के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले होते हैं कि कंजर्वेटिव फंड, इसमें देखें तो 10 to 25% ऑफ द असेट्स तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। बाकी होने वाले 75 to 90% ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि हाइब्रिड फंड्स, इसमें देखें तो 40 to 60% ऑफ द असेट्स तो डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में किसी भी आर्बिट्रेज उपलब्ध लेते हुए तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि अग्रेसिव फंड, इसमें देखें तो 65 to 80% ऑफ द असेट्स तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। बाकी होने वाले 20 to 35% ऑफ द असेट्स तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि डायनेमिक असेट एलोकेशन और कि बैलेंस एडवांटेज फंड, ये तो डायनेमिकली इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि मल्टी असेट एलोकेशन, इसमें मिनिमम 10% ऑफ द असेट्स तो हर असेट क्लास में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि आर्बिट्रेज, इसमें देख तो मिनिमम 65% ऑफ द असेट्स तो आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी उपलब्ध करते हुए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि इक्विटी सेविंग्स, इसमें देख तो मिनिमम 65% तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी उपलब्ध करते हुए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और मिनिमम 10% आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी उपलब्ध करते हुए तो डेब्ट असेट्स में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगले हम बात करते हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के बारे में। ये फंड्स तो इन्वेस्टर के लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशंस देने के लिए डिज़ाइन होने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं। अगर दे तो इन्वेस्टर के लिए उसका रिटायरमेंट प्लानिंग, सेविंग्स और बच्चों का भविष्य काल के लिए किसी भी फंड उसके लिए मदद करना चाहते हैं तो वो तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को भी चुन कर सकेंगे। अगर इसमें देखें तो जब इन्वेस्टर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो ये तो 5 साल तक किसी भी रिटर्न उससे नहीं निकाल कर सकेंगे। जब तक उसका रिटायरमेंट एज आते हैं और जब तक उसका बच्चा तो 18 ईयर्स पहुँचते उस समय तक ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो उपयोग नहीं कर सकेंगे। अगर आप तो ओवर टाइम देखें तो ये दोनों कैटेगरीज देने वाले रिटर्न्स और स्टॉक मार्केट देने वाले रिटर्न्स की तरह सिमिलर होते हैं। अगर देखें तो ये दोनों फंड्स में भी इन्वेस्टर तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और जिस इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा नर्वस होते हैं जब मार्केट तो ऊपर जाते और नीचे गिरते उस इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट का अप्स एंड डाउन्स नहीं हैंडल कर सकेंगे और आप तो रेगुलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो इसी समय यह सारी तरीके का फंड्स को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो आप एज ए इन्वेस्टर के लिए जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो आपका रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और हर कैटेगरी का कंपोजिशन और टैक्स इम्प्लीकेशंस पर ध्यान रखकर आप तो सही म्यूचुअल फंड को चुन कर सकेंगे। और जब आप तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते उस समय आप तो रिस्क मेट्रिक, टैक्स ट्रीटमेंट और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अदर फंड्स के बारे में जानकारी लेने से पहले हम तो पैसिव फंड्स के बारे में बातचीत करते हैं। अगर आप देखें तो एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर ही डिसीजन लेते हैं कि वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने के लिए वो तो जिस स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और जिस असेट्स उसको बेचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो पैसिव फंड्स तो सिर्फ स्पेसिफिक इंडेक्स परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करने वाले एक फ़ंड होते हैं। एक्टिव फंड में देखें तो फंड मैनेजर ही वो बेंचमार्क बीट करने के लिए डिसीजन लेते हैं और जिसके वजह से वो तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा कर सकेंगे। लेकिन पैसिव फंड तो सिर्फ स्पेसिफिक इंडेक्स परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करने वाले एक फ़ंड होते हैं।
ये तो इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से आसान इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए पता चलता है कि वो तो जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और जिस बॉन्ड्स में हो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप इंडिया में देखें तो ज़्यादा इंडिसेस होते हैं, जैसे S&P, BSE, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और इससे भी ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए तो ज़्यादा ऑप्शंस दे दिया जाते हैं। अगर देखें तो ये सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी अगर आप पिछले 30 ईयर्स से देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए 14% CAGR प्रोड्यूस कर दिया जाते हैं। पहले होता है कि इंडेक्स फंड्स और कि ETF। इंडेक्स फंड तो एक तरीके का पैसिव फंड होता है, जिसमें स्पेसिफिक सेंसेक्स और कि निफ्टी 50 परफॉर्मेंस को कॉपी करते हुए ये तो रेगुलर इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होता है। इसमें भी पहले होते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और कि ETF। ये तो और एक तरीके का पैसिव फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और जिसमें डेली ट्रेडिंग तो अलाउड होते हैं। अगर देखते हो ये तो इंडेक्स फंड की तरह नहीं होते। ETF में वो तो डीमैट अकाउंट को शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो ट्रेड कर सकेंगे। ETF में देखें तो इन्वेस्टर के लिए लाइव प्राइसेस तो दिखा कर दिया जाता है मार्केट आवर्स में, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल होता है जब वो तो जिस तरीके से उसको बेचना चाहिए और जिस तरीके से उसको खरीदना चाहिए मार्केट डिमांड पर ध्यान रखकर। अगर देखें तो गोल्ड ETF ही फर्स्ट ETF होते हैं इंडियन मार्केट में, और रिसेंटली सिल्वर ETF भी एक तरीके का इंडेक्स फंड हो चुका है और तो 2022 में शुरुआत हो चुका है। अगर आप देखें तो पैसिव फंड्स तो आपके पोर्टफोलियो में मेटल्स के लिए भी एक्सपोजर देने में मदद कर सकेंगे, जैसे गोल्ड और की सिल्वर। इंडेक्स फंड तो रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड होते हैं जो सिंपल और चीपर ऑप्शन के बारे में ढूंढते हैं। अगर देखें तो आप तो एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर पर ध्यान रखकर ही कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये वीडियो का कंक्लूजन यही होते हैं, अगर आप तो फाइनेंशियली वाइज बनना चाहते हैं तो आपके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और मार्केट डायनामिक्स के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। और आवश्यक बात यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होते हैं। बॉटम लाइन तो यही होते हैं, म्यूचुअल फंड में 37 कैटेगरीज होते हैं। इसी कारण के लिए आपका फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान रखकर आप तो सेलेक्टेड फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो इक्विटी और डेब्ट में सही तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में एक तरीके से ये तो मदद कर सकेंगे। बात तो यही है, अब तो आपका गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम फ्रेम पर ध्यान रखकर आपका फ़ंड को चुनना चाहिए। यह प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। वो तो आपके लिए गाइडेंस दे सकते हैं कि जिस तरीके का फ़ंड आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह विषय के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल इंसाइट्स मिलना चाहते हैं तो आप तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।